हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलम पंकज SRG मेरठ आपके सामने एक बार पुनः अपनी नई वीडियो के साथ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से हम भाषा और गणित कक्षा 1 और 2 के बच्चों को सिखा सकते हैं, तो इसकी पूरी जो फाउंडेशनल लर्निंग की जो संकल्पना थी वो आधारशिला मॉड्यूल में थी और हमने उस पर बात की थी। तो आज हम बात करते हैं साथियों आधारशिला मॉड्यूल के भाग 3 के बारे में, जो संबंधित है क्लास 3 to 5 और इसमें इंक्लूड किया गया है भाषा, गणित और हमारा परिवेश यानी परिवेशीय अध्ययन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा की कि देखिए क्लास 1 और 2 के लिए जब हम हिंदी भाषा की बात कर रहे थे तो हमने आपसे ये बात की थी कि 4 नेस्टेड लर्निंग आउटकम हिंदी भाषा के लिए डिसाइड किए गए हैं। तो NCERT और SCERT दोनों के द्वारा मिलकर के क्लास 1 to 8 ये लर्निंग आउटकम डिसाइड किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। ये 3 प्रकार के हैं: नेस्टेड लर्निंग आउटकम, केंद्रित लर्निंग आउटकम और जिन्हें हम फोकल लर्निंग आउटकम भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ को हमारे करिकुलम बेस्ड लर्निंग आउटकम। तो इन तीनों ही प्रकार के लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखकर हमें अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करना है। तो अब बात आती है कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी भाषा का शिक्षण किस प्रकार है। तो हमने बात की थी सुबह पाली की कि क्लास 1 और 2 के लिए हमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इन दोनों ही कैटेगरीज पर बात करनी होगी कि पहले हम इसको सुनना अलग, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, इस प्रकार से 4 हम इसके चरण मानते। अब इन चारों चरणों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, सुनना और बोलना एक कैटेगरी और पढ़ना और लिखना दूसरी कैटेगरी। तो यहाँ जब क्लास 3 की बात आती है तो हम एक आधार ये मानकर चलते हैं कि क्लास 2 का अगर स्टूडेंट है तो उसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये चारों जो चरण हैं बिल्कुल क्लियर है। और अब हमें किस पर बात करनी है? अपने थर्ड नेस्टेड लर्निंग आउटकम पर, और वो क्या है? हमारा व्याकरण और उच्चारण। यानी अगर क्लास 3 to 5 की हम बात करें तो हमें व्याकरण और उच्चारण पहले इस चरण पर फोकस करना पड़ेगा। जब बच्चा ग्रामेटिकली इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि व्याकरण के नियम किस प्रकार सिखाए जाएंगे या उच्चारण बच्चे को किस प्रकार कराया जाएगा, तो इससे संबंधित वीडियो हम पूर्व में आप सबको भेज चुके हैं। तो यहाँ हम उन पर, उस विषय पर और ज़्यादा परिचर्चा ना करते हुए सिर्फ इस विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम अगली बार बच्चों को क्लास 3 to 5 के स्टूडेंट को व्याकरण, उच्चारण और अपना अगला नेस्टेड लर्निंग आउटकम सृजनशीलता और कल्पनाशीलता, इन दोनों के साथ हम कैसे लेकर चलें कि बच्चा बहुत क्रिएटिव हो जाए, उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो जाए और वो स्वयं चिंतन कर सके, अपने अनुभवों को शब्दों के रूप में प्रस्तुत कर सके, आत्मविश्वास के साथ वो उसका मौखिक प्रस्तुतिकरण कर सके। तो ये सब चीज़ें तब आएंगी जब हम सतत विकास की, सतत प्रयास की और बहुत अभ्यास की प्रक्रिया में बच्चे को डालेंगे। तो इन सब चीज़ों में भाषा को सिखाने के नियम पूर्व की भांति कि बच्चों को हम इरैक मॉडल के आधार पर पढ़ाएं, उनके पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ें, उन्हें परिस्थितियां इस प्रकार की दें, छोटी छोटी समस्याएं उनके सामने रखें, चुनौतियां उनको दें, जिससे बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए जिज्ञासा, क्यूरोसिटी उत्पन्न। अगर क्यूरोसिटी बच्चे के अंदर उत्पन्न हो गई, समझिए 50% काम एक टीचर का हो गया। अब वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की कंडीशन में आ गए हैं, तो डेफिनेटली कुछ नया अगर उनके सामने जाएगा तो बच्चे उसको एकदम से ग्रास्प करने का प्रयास करेंगे, ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो जब बच्चे किसी कंसेप्ट को आत्मसात कर लेंगे तो फिर उनके लिए उसको अनुप्रयोग करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेट्स हैव वन एग्जाम्पल प्लीज़ कि मान लीजिए क्लास में हम भाषा पढ़ा रहे हैं, भाषा के अंतर्गत हमने बच्चों को अलंकार पढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये क्लास 5 से अबव का टॉपिक है। तो क्लास 5 से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं विस्मयादि बोधक, या हम समुच्चय बोधक पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन और कंजक्शन, इन तीनों के हम अवधारणा को लेकर के चल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम किस प्रकार से बच्चों को सिचुएशनल सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाएं, तो उसके लिए हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। उन विधियों के बारे में हमने पूर्व की वीडियो में बात की कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 12 मीट्रिक बॉक्स दिया हुआ है, या शिक्षण की 18 गतिविधियाँ पूरी, इसमें पूरी शिक्षण विधियाँ आधारशिला और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में हैं।
टीचिंग लर्निंग साइकिल के बारे में हम पहले आपसे बात कर चुके हैं। तो और इसी के साथ साथ कंपेंडियम में भी हमने पूरे लेटर A to Z के द्वारा आप तक ये संदेश प्रेषित करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अलग अलग विधि प्रविधियों के माध्यम से बच्चों में सतत सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ जब क्लास 3 to 5 की हम बात करते हैं हिंदी भाषा शिक्षण की, तो ये एक ऐसा एरिया आ जाता है, ऐसा कंसेप्ट आ जाता है कि बच्चे को फोनेटिक्स भी बिल्कुल क्लियर है, यानी वो ध्वनि सुन करके समझ करके और उसको कॉरिलेट करके वाक्यों को सिंथेसिस संयोजित कर पाता है, जोड़ पाता है। अगर उसको अलग अलग टुकड़े दे दिए जाएं तो उसे ये पता है कि वाक्य का क्रम क्या होगा, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर कोई मेन एक्शन वर्ड है तो वो आएगा, फिर उसके बाद कोई प्रपोजिशन है, फिर प्रपोजिशन आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इस बीच में कहीं कहीं आर्टिकल भी आ सकते हैं। तो इस तरह से जब उसे प्रॉपर एक सीरीज पता चल गई, क्रम पता चल गया, तो अब बच्चे के लिए वाक्य बनाना बहुत आसान हो गया। और जब बच्चा ग्रामेटिकल टर्म को सीख गया तो अब वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आगे अपने विचारों को वाक्यों के माध्यम से किसी के भी सामने रख सकने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही साथ उसे डायरी लिखने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर वो डायरी लिखेगा तो उस डायरी में वो स्वयं के अनुभव लिखेगा कि आज दिन में मैंने पूरे दिन में क्या किया, उसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सी ऐसी चीज़ थी जहाँ मेरी कमज़ोरी रह गई, अब मैं कल क्या करूँगा। तो वो प्रायोरिटीज़ को देखता है, वो अपने आप सेल्फ एनालिसिस करता है, असेसमेंट के बाद अपना टारगेट सेट करता है और उस टारगेट पर चलने के लिए कार्य योजना बनाता है। तो देखिए, एक छोटी सी डायरी अगर हम बच्चे से लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो कितने सारे चरण वो अपने आप ही सीख जाता है बिना बताए। तो इस तरह से हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो अनुच्छेद लिखे, चाहे किसी सिचुएशन पर बेस्ड कोई स्टोरी लिखे, चाहे कोई निबंध लिखे, संस्मरण लिखे। इट मीन्स या और भी कुछ नहीं तो कोई चित्र आप उसे दिखा दीजिए, वो चित्र पर आधारित अपने विचारों को वाक्य के रूप में लिखे। तो दीज आर ऑल द टूल्स टू मेक देम फोकस्ड ऑन द नेस्टेड लर्निंग आउटकम नंबर 3 एंड नंबर 4। कि ग्रामर भी सीखेगा तो उच्चारण भी सीखेगा, और जब ग्रामर और उच्चारण दोनों ही उसके स्ट्रांग हो जाएंगे तो उसके बाद वो सोच सकता है, समझ सकता है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। तो ये पूरा कंसेप्ट है कि जब बच्चा इन सब चीज़ों को सीख गया तब उसके हम 6 to 8 की बात करते हैं, और 6 to 8 में हमारा पूरा ये फोकस रहता है कि बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन तो स्ट्रांग हो, साथ ही साथ उसका अफेक्टिव डोमेन भी बहुत स्ट्रांग हो जाए। मीन्स कि उसके अंदर भावनाएं आए, वो अपने भावनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करना सीख जाए, तभी वो और भी ज़्यादा इमेजिनेटिव और भी ज़्यादा क्रिएटिव होगा। तो ये तो थी बात कि हिंदी भाषा किस प्रकार से क्लास 3 to 5 हमें पढ़ानी चाहिए। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 3 to 5 गणित को हम और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उस कंसेप्ट में क्योंकि जो संक्रियाएं हैं, जो पूरी प्रोसेस है, जैसे हिंदी में हमने अपनी पूर्व की वीडियो में आपसे LSRW की बात की थी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और फिर उसके बाद की वीडियो में हमने जब मैथ्स बेस्ड टीचिंग की बात की थी तब हमने आपसे ELPS के बारे में बात की थी। तो वही ELPS मेथड यहाँ यूज़ होगा, वही जो हिंदी का सुबोपाली मेथड है या LSRW हम कह सकते हैं, तो वो भी यही प्रयोग होगा। तो केवल उसका विस्तार हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम मैथ्स में जब अगली वीडियो में आएंगे हम आपके समक्ष, तो हम ये बात करेंगे किस तरह से मापन और किस तरह से इंडिकेटर, कि भाई स्टैंडर्ड और इंडिकेटर क्या होते हैं और कैसे ये टीचर्स के TPI को बढ़ाते हैं। तो अगली वीडियो में इन 3 टर्म पर हम बात करेंगे एंड इसको हम कॉरिलेट करेंगे मैथ्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित, कंपेंडियम पर आधारित ये वीडियो। नमस्कार।